नमस्कार, मैं अनिल भास्कर और आप देख रहे हैं अतुल्य भारत। सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम अधिक अच्छी तरह से आपस में जुड़ सकें और जो मेरी अपनी बात है वो आप तक अच्छे से पहुंच पाए। आज बीजेपी ने उत्तराखंड के जो एक गढ़वाल रीजन है, जो एक मंडल है, उसमें एक वर्चुअल रैली की है। 7 जून को पहली वर्चुअल रैली अमित शाह ने करके और इस एक नई परंपरा को उन्होंने शुरू किया कि इस प्रकार के जो कोरोना काल चल रहा है, महामारी का काल चल रहा है, उसके बावजूद भी आप अपनी राजनीति को लगातार कंटिन्यू रख सकते हैं। लोगों की संवेदनाएं उसमें कोई मायने नहीं रखती हैं। तो इस जिस प्रकार से पहले उसमें पूरे बिहार में और उड़ीसा में वर्चुअल रैली अमित शाह ने की, उसके बाद उत्तराखंड में पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की और आज राजनाथ सिंह ने एक रैली की है। तो जिस प्रकार से वो रैली करने के बाद माहौल ऐसा बनता जा रहा है लोगों के बीच में कि बीजेपी को मात्र राजनीति से मतलब है और उनका किसी भी जनता से, संवेदनाओं से कोई सरोकार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन रैलियों में उन मुद्दों को बीजेपी गायब कर रही है जो मुद्दे आज की तारीख में खड़े हैं। जैसे राजनाथ सिंह ने कहा कि जल्दी ही पीओके के लोग यह खुद से कहेंगे कि हमें भारत के साथ रहना है। तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा विषय तो नहीं है। हमारे लिए तो वो बड़ा विषय हो सकता है कि बहुत जल्द पीओके हमारा हिस्सा हो, लेकिन जब आज चीन हमारे सामने एक समस्या बनकर खड़ा है, आज हमारे सामने नेपाल समस्या बनकर खड़ा है और पाकिस्तान से पहले से हमारे पास था ही, तो आप जिस प्रकार से आम जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और उससे आप ये एहसास जताने का काम कर रहे हैं कि चीन, नेपाल हमारे लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, जबकि वो बहुत बड़ी समस्या भी हैं और आप के सामने वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और देश के भीतर भी आपकी बहुत छिछालेदारी उसमें हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जब भारत सरकार की छिछालेदारी भारत के अंदर, भारत के बाहर सब जगह हो रही है, तो और आप उसमें एक नया विषय जनता के सामने वो इस तरह का विषय रख दे रहे हैं जिसको भी आपने काल्पनिक रूप से पेश किया है। और हमेशा शुरू से एक प्रकार से बीजेपी ने हमेशा एक काल्पनिक रूप से ही सभी विषयों को आपके सामने उठाया है कि काश ऐसा होता, काश ऐसा नहीं हुआ। काश का संबंध ये होता है कि काश यदि इसी प्रकार के सवाल विपक्ष बीजेपी से करने लगे कि काश आज अटल जी की जगह आडवाणी जी अगर उस समय प्रधानमंत्री होते तो आज बीजेपी की स्थिति ये होती या देश की स्थिति ये होती, तो आपको जवाब देने में बहुत भारी पड़ता। तो लेकिन जो काश का सवाल होता है वो किंतु परंतु होता है, वो एक गुजरे ज़माने की बात होती है जिसको आप बदल नहीं सकते। आप भविष्य को बदल सकते हैं, वर्तमान को बदल सकते हैं, लेकिन भूतकाल को नहीं बदल सकते जो एक दिन पहले निकल चुका है। अब उसकी स्थिति में यह है कि जो पहले बहुत सारी जो बातें होती रही आज तक, जो कल्पनाओं में आपको इस बीजेपी ने आपको ला करके खड़ा किया, को बहुत सारे घोटालों पर, बहुत सारी चीज़ों पर, जिस पे बाद में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो विषय है वो यही है कि आज जो नया विषय राजनाथ सिंह ने दिया कि पीओके को बहुत जल्द आपके लोग जो हैं बहुत जल्द भारत के साथ रहने का बात करेंगे और उसको आप सुनेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा विषय नहीं है। वहाँ पर आप किसी को भी कह करके आप मीडिया में कोई बात उछलवा सकते हैं। अच्छी बात है अगर वो कहते हैं कि हम भारत के साथ रहें, और भारत के साथ रहना गर्व की बात है। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ा विषय है कि भारत के साथ रहने की बात करें। लेकिन उससे अधिक स्थिति यह है कि पीओके हमारा हिस्सा क्यों ना हो। आखिर आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप लाल आँख दिखाने की बात करते थे, तो आपके सामने आज वो बहुत बड़ा विषय है कि आप पीओके को हमारा बनाएं। आप चीन जो हमारी जगह कब्जा रहा है उसको आप पीछे करें। नेपाल जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ा हो गया है दोबारा पहली बार, उसको उस समस्या को आप सुलझाएं। लेकिन आप उन सब समस्याओं को सुलझाने के बजाय जनता को एक नए विषय की ओर लेके जा रहे हैं। आखिर किस वजह से लेके जा रहे हैं कि उसका कहना क्या चाहते हैं कि इससे क्या मतलब लोगों को आम मुद्दे से भटकाना है। तो कितना आप भटकाएंगे, कितना आप अपनी कमियों को छुपा करके और नए विषय को आप ला करके नई बैटिंग करेंगे। जो मैं कुछ दिन पहले एक कवि की बात सुन रहा था कि मजमे वाले को एक समस्या होती है कि उसको एक नया मजमा हर बार दिखाना पड़ता है। तो जब आप कल्पनाओं में झूठी बातें करेंगे या आप सपने दिखाएंगे तो आपको रोज़ नया सपना दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ ना रोज़ किसी की नींद खुलेगी। जब खुलेगी तो उसके बाद उसको एक नया सपना देखने की एक इच्छा रहेगी कि मुझे कुछ नया सपना दिखाया जाए, नई बात हो, नई चीज़ें हों। तो उसके साथ ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो मेरा तो मानना यही है कि कम से कम हमें सरकार जो है
सरकार की जो एक मुद्दा है उसका एक लाइनअप जो होना चाहिए, सरकार पहले अपने एक लाइनअप को सेट करे। लेकिन सरकार उस लाइनअप को सेट करने के बजाय पिछले 6 साल से लाइनअप को भटकाती जा रही है, नई लाइन छोटी छोटी बना रही है और उन छोटी छोटी लाइनों को भी जोड़ने का काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आज देश बहुत स्थिति में जिस स्थिति में पहुंच चुका है। अभी बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं उस चीज़ों को, लेकिन आने वाले समय में वो लोग भी समझ जाएंगे जो बहुत सारे लोगों ने समझना शुरू कर दिया है कि वास्तव में हमारे देश की दिशा और दशा दोनों बिगड़ चुकी हैं। जो स्थिति नोटबंदी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि मुझे 50 दिन दीजिए और 50 दिन के बाद यदि मैं अपनी बात पे खरा नहीं उतरा तो आप जिस चौराहे पर कहेंगे, बड़े भावुक अंदाज में प्रधानमंत्री जी ने कही थी इस बात को, जिस चौराहे पर कहेंगे मैं उस चौराहे पर आकर के खड़ा हो जाऊंगा और आप जो सज़ा देंगे वो मुझे सहर्ष स्वीकार होगी। नोटबंदी का परिणाम सबके सामने है। आरबीआई तक कह चुका है कि इससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ है, बहुत सारी और एजेंसियां बोल चुकी हैं कि इससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ है, बहुत सारे एक्सपर्ट बोल चुके हैं कि नोटबंदी से कोई लाभ नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ये है कि सरकार आज भी अपनी उस लाइनअप से, अपने उस जो खोखले वादों से या एक काल्पनिक चीज़ों से निकलने को तैयार नहीं है। और जब आप सुबह शाम तक विपक्ष को, सामने वाले को एक काल्पनिक बातों में उलझाने का बात करेंगे तो आपकी प्रवृत्ति भी काल्पनिक ही हो जाती है। तो जब काल्पनिक उस प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है, मनोवैज्ञानिक बहुत बड़ा सत्य है, तो उसी तरह से आप काम भी काल्पनिक करने लगते हैं और ये आप काल्पनिक कामों में ही उलझा करके आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह पहले भी किया जा रहा था, आज भी वो स्थिति है। आप क्यों नहीं सीधे सीधे कहते पीओके हमारा हिस्सा हो जाएगा बहुत जल्द? आप क्यों नहीं कहते चाइना कुछ दिनों के बाद जैसी हमारे प्रधानमंत्री जी वार्ता करेंगे लाल आँख दिखा करके, और जब उसको फाइनल टच देंगे जो भी वार्ता होगी, उसके बाद जब हिम्मत नहीं होगी चीन की कि दोबारा से उसकी स्थिति ऐसी हो कि हमारी सीमा में घुस आए, आप क्यों नहीं कहते कि नेपाल को हम बिल्कुल उस स्थिति में ले आएंगे जिस स्थिति में पहले था? आज़ादी के बाद से उसने इस प्रकार के कोई काम नहीं किया जिससे कि हमारी देश की संप्रभुता को, हमारे आपसी भाईचारे को, उस सबको किसी प्रकार का नुकसान पहुँचे। पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था नेपाल का, कहीं मेरे सामने आया था उसमें उस पर फेसबुक पर, तो उसमें जिस प्रकार की भावनाएं मुझे नेपाल के लोगों की नज़र आई, मुझे नहीं पता वो किस प्रकार के लोग थे, लेकिन उनका कहना जिस प्रकार से था वो बहुत ही दुखदाई और बड़े सुन करके बहुत ही असमंजस में डालने वाली स्थिति थी कि गोरखा जो रेजिमेंट है वो गोरखा रेजिमेंट बेसिकली नेपाल रेजिमेंट है और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोदी जी, वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोदी जी कि आपको हमारी सेना से लड़ना पड़े, आप अपने अंदर की सेना से ही लड़ लेना। तो इस प्रकार के खुले चैलेंज आने वाले समय के लिए हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि हम इस प्रकार की बहुत सी आतंकवादी घटनाओं को पहले झेल चुके हैं, जिसमें खालिस्तानी सरकार हुई का जो खालिस्तान मुद्दा जो एक उठा था, और उसके बाद सरदार बेअंत सिंह और सतवंत सिंह जैसे दो सिखों ने एक भावनाओं में आकर के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की थी। लेकिन वो विषय अलग थे, उस समय की पुरानी बात थी। आज हमारे सामने स्थिति ये है कि हम क्यों उन स्थितियों को पैदा होने दे रहे हैं, जबकि हम आज बहुत अलग तरह की स्थिति में आज दुनिया में खड़े थे। और पिछले 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर हम किस प्रकार से अपने आप को बैकफुट पे लाने की तैयारी कर रहे हैं। हम भले ही चौड़े होकर के सड़क पे खड़े होकर इस प्रकार की बात बोल दें कि हम आज ये हैं वो हैं इस तरह से हैं, लेकिन अपने घर में बोल रहे हैं ना। हम जो पूरा विश्व है वो समझ रहा है कि आज हम पटरी से उतर चुके हैं। आज हमारी जो स्थिति है वो न तो आर्थिक स्थिति पे उस प्रकार की बात बन रही है। आज आप कोरोना को एक दोष दे करके अपने आप को बचा सकती है सरकार, लेकिन कोरोना से पहले जो स्थिति थी हमारी आर्थिक स्थिति वो बहुत अच्छी तो नहीं थी, और ना ही ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में बहुत अच्छी स्थिति होगी। और अगर एनआरसी और जो सीए को लेकर के जिस प्रकार के आंदोलन चल रहे थे और जिस प्रकार का माहौल ट्रंप, नमस्ते ट्रंप के बाद बनना शुरू हुआ था, जो दिल्ली में बहुत बड़ी घटना हुई, उसके बाद लग नहीं रहा था कि भारत के अंदर ऐसी स्थिति होगी कि वहाँ पर व्यापार करना बड़ा आसान काम होगा। ये तो कोरोना आने के बाद स्थिति हुई है कि सभी पूरी दुनिया के साथ हमें खड़ा होना पड़ा, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग लॉकडाउन में फैल हुए, जैसे जीएसटी में फैल हुए, जैसे नोटबंदी में फैल हुए। ये तीसरी परीक्षा थी जिसमें कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से फैल हुए हैं, हमारी सरकार फैल हुई है। और आज स्थिति ये है कि ना तो आपके पास लॉकडाउन करते बन रहा है, ना उसको हटाते बन रहा है। आखिर मुझे नहीं पता कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि कौन से डॉक्टर ने आके बताया है या कौन से कोरोना ने हमारे देश के मुखिया को या हमारे प्रदेश के मुखियाओं को बताया है कि रात को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कोरोना घूमेगा और सुबह 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक कोरोना बिल्कुल गिरा के सो जाएगा।
आखिर ये कौन सी परिस्थिति में, हमें समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार से आप कौन सी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। ये शायद आपको ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा, सरकार में बैठे जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको ज़्यादा मालूम होगा। लेकिन मेरा कहना यही है कि सरकार इस प्रकार की काल्पनिक बातों को करना बंद करे कि हम बहुत जल्दी से बलूचिस्तान और पीओके और यहाँ के लोग बहुत जल्दी ये बयान देना शुरू करेंगे। हमें बयानों पे नहीं, हमें काम पे सवाल करना चाहिए। काम पर आप हमें जवाब दें, हमें काम करके बताएं कि हमने ये काम किया है। एक काम आपको होता नहीं है, दूसरे आप बहाने ढूंढ करके दूसरी चीज़ों पे खड़ा कर देते हैं। अब हम ये करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे। आपने पिछले जो किया था वो बताइए, कितनी स्मार्ट सिटी आपने बनाई है, कितना स्विस बैंक का पैसा आप लेकर के आए हैं, कितने आपने जो घोटाले यूपीए सरकार के दौरान आपने उछाले थे उन पर आपने चर्चा की है। वो सब घोटाले कहाँ गए, वो सब चीज़ें, स्विस बैंक का पैसा कहाँ गया, और कहाँ आपके सारे जो वायदे थे पुराने वो सब कहाँ गए। कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग भ्रष्टाचार के मामले में लेकर के जेल में हैं, जो जेल में होने चाहिए थे वो नहीं हैं, और उनके केस भी ख़त्म हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के। आज कलमाड़ी कहाँ हैं, जो कि आज की तारीख में आपने उनको बीजेपी ज्वाइन कराई थी, आज भले वो परिदृश्य से गायब हैं, लेकिन वास्तव में उनकी स्थिति क्या थी, जो कॉमनवेल्थ घोटाले में उनका नाम था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन सरकार हर बार कुछ ना कुछ नया विषय छोड़ करके और पिछले विषय को गायब करना चाहती है, गौण कर देना चाहती है, शून्य कर देना चाहती है। तो हमें उससे आगे निकल करके मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि आप वास्तविक विषयों पर आइए, और जनता से भी कहना चाहता हूं कि सरकार से सवाल करना शुरू कीजिए। 2014 से पहले सरकार से ही सवाल होते थे, सरकार से जुड़े नेताओं से सवाल होते थे, सरकार से जुड़े लोगों को कहा जाता था कि तुम्हारी सरकार ऐसा कर रही है, और उससे महसूस होता था कि सरकार के ऊपर कोई ना कोई वाच कर रहा है, विपक्ष है, जनता, आम जनता विपक्ष है उसमें, ठीक है ना। दूसरी पार्टी विकल्प होती है, जनता ने विकल्प चुना, उसके बाद सरकार का जो विपक्ष है वो जनता है, जनता के पास विपक्ष है, वो कांग्रेस को चुने, वो बीजेपी को चुने, वो किसी तीसरी पार्टी को चुने, वो विकल्प होता है। तो मेरा यही कहना है वीडियो के अंत में कि आप आमजन से, कि आपसे निवेदन है कि सरकार से बैठे लोगों से, सत्ता से जुड़े लोगों से सवाल कीजिए कि ऐसी भटकाने की बातें कब तक होंगी, कब तक भटकाया जाएगा, कैसे भटकाया जाएगा, क्यों भटकाया जाएगा, और सरकार उन मुद्दों को क्यों नहीं जवाब देती जो मुद्दे उसने पहले हमारे सामने दिए थे, जिनके मुद्दों के नाम पर जनता से वोट ली थी, भारत के सरकार बनाई थी। तो इस सरकार को जवाब देना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे विषय आपको सही लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और यदि आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट लगता है कि हमारे वीडियो में नहीं है या कुछ उसमें होना चाहिए, तो उसके लिए भी अपने सुझाव अब कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।